नमस्कार दोस्तों। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं आईएफआरएस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका रिवीजन। इस रिवीजन के अंदर आपको एक शॉर्ट समरी और एक ग्लांस रिवीजन मिल सकता है, जिसमें आप अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कंसेप्चुअली उस आईएफआरएस को समझना चाहते हैं या फिर एक छोटा सा रिवीजन चाहते हैं, तो एक समरी नोट्स के साथ एक चार्ट डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको यहाँ पर उसकी डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है जो आईएफआरएस और आईएएस स्टैंडर्ड्स को डिनोट करता है। अब एक एक स्टैंडर्ड्स को हम लोग देखेंगे चार्ट्स के थ्रू। पूरा ओवरव्यू अगर हम देखें कि एक चार्ट्स के अंदर कितना हमें रिव्यू देखने को मिलेगा, जैसे जब आईएएस एंड आईएफआरएस हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होगा ये हमें बताता है आईएएस 1। तो आईएएस 1 का एक सबसे पहले ओवरव्यू, उसके बाद उसके अंदर की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी डिस्क्लोजर्स होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से उन्हें डिनोट करना है, इसकी एक बहुत अच्छी सी समरी। और उसके बाद नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों, ये जो चार्ट्स हैं इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर फर्दर इंफॉर्मेशन अगर ऐड करनी है तो इन्हीं के अंदर स्पेसेस है, आप उसमें ऐड कर सकते हो जो आपको आपको लगता है कि ये एडिशनल इस पे आना चाहिए। अब इन चार्ट से होगा क्या कि आपका जो पूरा का पूरा इतना बड़ा स्टैंडर्ड है वो इन पार्ट में डिवाइड हो गया। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर पार्ट में जा करके उस चीज़ को देख सकते हो। जैसे मुझे डिस्क्लोजर से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो मैं सीधा डिस्क्लोजर में जा करके देखूंगा। अगर आप आईएफआरएस की बुक्स को जा करके खोलते हो, आपको सौ सौ पेज पलटने पड़ेंगे, तब जा करके आपका आंसर शायद आप ढूंढ पाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट करता हूँ ओवरव्यू ऑफ आईएएस 1। अब ओवरव्यू के अंदर जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्पस एंड स्कोप क्या होगा आईएएस 1 का। पर्पस का मतलब कि हमारा क्या पर्पस है इस आईएएस 1 को पढ़ने का। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं कि एक आउटलाइन देते हैं, द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, क्या उसका फॉर्म होगा, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट होंगे, वो सारी चीजें इसमें हमें बताई जाती हैं। और ये क्या करता है, इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी और क्लियरिटी। कंसिस्टेंस भी होना चाहिए और क्लियर भी होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो समझ में भी आनी चाहिए और कंसिस्टेंटली उनका जो फ्रेम है वो सेम रहना चाहिए ताकि कंपैरिजन हो सके। दूसरा, स्टैब्लिश करना ऐसा फ्रेमवर्क किसके लिए, प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, जिसमें इंक्लूड होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं या फिर बैलेंस शीट कहते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा पॉइंट, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, कंप्लाइंग नोट्स। नोट्स टू अकाउंट्स इसके अंदर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा। अगला पॉइंट, स्टैंडर्ड का जो एम है वो क्या है, इनहेंस करना कंपेरेबिलिटी और रिलायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी क्या है, हम उसको कंपेयर कर पाए और उस पर रिलायबल कर पाए। इसके लिए ये क्या करता है, हमको क्या प्रोवाइड करता है कि हमें हमारा जो पर्पस है और हमारा जो गोल है वो उसको फुलफिल करता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को अपनी एंटिटी से, डिफरेंट एंटिटी से हम क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए। कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या रहेंगे। पहला, प्राइमरी कंपोनेंट में क्या क्या इंक्लूड है। पहला, जैसे हम लोगों ने अभी इसके अंदर देखा था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी।
चेंज इन इक्विटी क्या होती है? चेंज इन इक्विटी के अंदर क्या होता है कि चेंज इन इक्विटी के अंदर हम देखते हैं हम ये देखते हैं कि किसी भी तरीके से अगर इक्विटी के अंदर चेंज हुआ है तो उसकी एक स्टेटमेंट बनती है, उसको बोलते हैं चेंज इन इक्विटी। अब इक्विटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो उसमें कोई चेंज ऑफ इक्विटी के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आती नहीं है, सेम चीज़ें आती हैं, जैसे ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज नहीं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर जितने भी हमारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स या कैपिटल या नॉन कैपिटल आइटम्स में हमने एक्चुअल में जो कैश एक्सपेंड किया है वो कैश फ्लो के अंदर आ जाता है। सबसे लास्ट में नोट्स टू अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले बना रखी है या जिन्होंने अपने अकाउंट्स में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर अपने जो लोग वर्किंग में हैं, जो लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, उन लोगों को ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उससे वो लोग पहले ही फैमिलियर होंगे। तो मुझे लगता है कि आपने ये सब चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं, आप समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत शॉर्ट समरी है और बहुत इसके अंदर डिटेल किसी कंपोनेंट की नहीं है, वैसे डिटेल कंसेप्चुअल डिटेल हमारा जो है वो ओवरव्यू है सिर्फ आईएएस 1 का। ठीक है, आगे चलते हैं। ईच कंपोनेंट मस्ट बी क्लियर आइडेंटिफाइड टू द फैसिलिटी अंडरटेकिंग एंड एनालिसिस। हर एक कंपोनेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए ताकि वो फैसिलिटेट कर सके अंडरस्टैंडिंग को और एनालिसिस। हमारा एक की पॉइंट कंप्लीट होता है जिसमें क्या था, ओवरव्यू ऑफ आईएएस, जिसके अंदर 2 पॉइंट हमने पढ़े, पर्पस एंड स्कोप ऑफ आईएएस और मेन कंपोनेंट क्या है आईएएस के। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या की इंफॉर्मेशन ऐसी रिक्वायर्ड होंगी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? पहला पॉइंट, एसेंशियल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। एसेंशियल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन जिसके अंदर एंटिटी को डिस्क्लोज करना होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है? पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है, नेम ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। जो एंटिटी है सबसे पहले उसका नेम आना चाहिए। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट परटेन इंडिविजुअल एंटिटी और ग्रुप एंटिटी। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने सुना होगा इसके अंदर, एक होती है हमारी स्टैंड अलोन और एक होती है हमारी कंसोलिडेटेड। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कुछ कम है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है? एक जो डिनोट करती है कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, और एक जो डिनोट करती है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को क्लब करके वो बनती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें बताना पड़ेगा इसके अंदर कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किसी पार्टिकुलर एंटिटी का है या ग्रुप का है। उसके बाद डेट, कौन सी डेट है, एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड और पीरियड कवर्ड। हम या तो जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे जब भी बनाते हैं तो 31 मार्च 2000 समथिंग करके डालते हैं, ऐसे एंड ऑफ द डेट या फिर पीरियड हमें लिखना होगा। प्रेजेंटेशन, करेंसी यूज और लेवल ऑफ रिकॉर्डिंग, लेवल ऑफ राउंडिंग अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हम लोग जब एमसीए पर या फिर अगर आप इंडियन उसमें करते हैं तो आपको पता है कि आप या तो फिगर्स 100 में, 1000 में, लैक्स में या करोड़ में, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एंटिटी हम लोग यूज करते हैं। तो कितने पॉइंट्स हो गए? नेम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल है या ग्रुप का है। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट या पीरियड। चौथा, प्रेजेंटेशन जो भी करेंसी होगी वो, और उसके बाद लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। अगला पॉइंट जो आता है, ओवरऑल कंसिडरेशन फॉर प्रेजेंटेशन। आईएएस 1 जो हमें एम्फेसाइज करता है 8 ओवरऑल कंसिडरेशन। कितने कंसिडरेशन? 8 ओवरऑल कंसिडरेशन फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 8 चीजें आपकी ऐसी हैं। सबसे पहले, फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस विद आईएफआरएस। आपको आईएफआरएस का कंप्लाई करते हुए फेयर प्रेजेंटेशन देनी है, ये इस चीज का कंप्लाई होना चाहिए। ओवरऑल कंसिडरेशन प्रेजेंटेशन में सबसे पहला फेयर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस विद आईएफआरएस। दूसरा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तीसरा, एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग।
गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपको पता है कि जो हमारा क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग आपको पहले से पता होगा, तो दो चार वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो इवेंट अकर होता है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इवन दो कि उसकी पेमेंट या रिसीप्ट हुई है या नहीं हुई है। जिस पीरियड से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंस या फिर वो ट्रांजेक्शन होती है उस पीरियड में उसकी रिकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियलिटी एंड अरेंज एग्रीगेशन, सॉरी, मटेरियलिटी एंड एग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे जो जो उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए मटेरियल है और जो जो उस एंटिटी के लिए एग्रीगेटिवली मटेरियल है उस इंफॉर्मेशन को जोड़ेंगे। जैसे मटेरियल इंफॉर्मेशन के लिए हम कह सकते हैं कि अगर सपोज करो साइज 5000 करोड़ का है किसी बैलेंस शीट का, तो 500 रुपीज की इंफॉर्मेशन अगर कोई है तो वो मटेरियल है या नहीं है, डिपेंड अपॉन एंटिटी और इस साइज। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग मतलब आप कितनी फ्रीक्वेंसी में रिपोर्ट दे रहे हो। नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग जो बनाते हैं वो 1 ईयर की बनाते हैं, 12 महीने की बनाते हैं, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्डिंग आपको कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंसिडरेशन में क्या लाना पड़ेगा कि ऑफ सेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। आप ऑफसेट करोगे एसेट्स एंड लायबिलिटी को। ऑफ सेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ एसेट्स और लायबिलिटी होती है वो आपस में ऑफसेट होती है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके में दिखाई दे रही है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपके में दिखाई दे रही है। आप क्या करोगे, दोनों को ऑफसेट करके जो नेट बैलेंस होगा वो उसके अंदर इंप्लीमेंट करोगे। अगला पॉइंट, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर ए टाइम। कंपेरेटिबिलिटी होती है जैसे हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं 23-24 के, उसके साथ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा 22-23 का। अगला, कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी अगर कंसिस्टेंस नहीं है, अगर किसी साल में वो चेंज हो रही है तो उसको डिस्क्लोज करेंगे। तो हमें कंसिडरेशन किस चीज पे रखना है, अगर हम इन 8 पॉइंट्स को अगर सीरियल वाइज देखें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छी है और चलती रहनी चाहिए, यानी कि गोइंग कंसर्न। प्रेजेंटेशन चलती भी रहे और चलने के साथ साथ जिस टाइम के पीरियड के हमारे इनकम और एक्सपेंस है हम उसे चलाते रहें और उसमें रखते रहें एक्यूरल बेसिस। सब चीजें ट्रांजेक्शन आप बुक करोगे, लेकिन ट्रांजेक्शन आप बुक करने के बाद एक चीज को ध्यान में रखोगे, क्या मटेरियल है और सबका एग्रीगेशन। आपने सारी चीजें कर ली, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज आपने रिपोर्टिंग 12 महीने की, कल 15 महीने की, फिर 9 महीने की। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग आपको पता होनी चाहिए कि आपकी रिपोर्टिंग कितने पीरियड की है। एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो भी आपकी फाइनेंशियल होते हैं उसमें दो कंपोनेंट मेन होते हैं, जो इसमें पहला कंपोनेंट एसेट्स का, दूसरा कंपोनेंट लायबिलिटी का। नॉर्मल तो आपको क्या करना है, ऑफ सेटिंग करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम ऐसे ही नहीं ईयर बाय ईयर बनाते रहेंगे, साथ के साथ उसका कंपैरेटिबिलिटी भी डालते रहेंगे। और जो कंसिस्टेंसी होगी वो प्रेजेंटेशन की वो ऐसी होगी कि उसके अंदर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी एकदम से चेंज नहीं होनी चाहिए बार बार। अगर कोई चेंज किसी ईयर में आता है तो उस चेंज को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उस चीज को डिस्क्लोज करेंगे। हमारे दो मेन पॉइंट कंप्लीट होते हैं। तीसरा मेन पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब सबसे पहले हम क्या आ जाते हैं, कंपोनेंट वही आ जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, जिसमें क्लासिफिकेशन होता है एसेट्स और लायबिलिटी का। एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर क्लासिफिकेशन, उसके बाद होता है करंट और नॉन करंट एसेट्स जो सेपरेटली प्रेजेंट किए जाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में। उसके बाद लिक्विड बेस ऑफ प्रेजेंटेशन अलाउड होती है अगर अगर वो प्रोवाइड करती है मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टू बी ऑर्डर बाय द लिक्विडिटी। तो दो चीज है, आप करंट नॉन करंट एसेट्स प्रेजेंट करेंगे सेपरेटली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लिक्विड बेस्ड प्रेजेंटेशन भी
अलाउड है अगर प्रोवाइड करती है ज्यादा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी में उस पर्टिकुलर एसेट्स को मार्केट के अंदर कैश में कन्वर्ट करा लेते हो या लायबिलिटी को कैश में कन्वर्ट करा लेते हो। अब डेफिनेशन क्या है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का? सबसे पहले कोई भी एसेट्स करंट लायबिलिटी कब होगी, या कोई भी एसेट्स अगर करंट एसेट्स कब होगी, उसके लिए क्या होता है कि आप नॉर्मल मैनर में अगर आप देखोगे तो 12 महीने का एक पीरियड होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि ऑपरेटिंग साइकिल। यही दो पॉइंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंडेड फॉर सेल कंजम्पशन इन ए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ये ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है। हेल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग पर्पस, आपने कोई चीज ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखी हुई है, जैसे इन्वेंट्री, आप उसे बेचने के लिए लाए हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसमें खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। और ड्यू टू बी रिलाइज विद इन ए 12 मंथ, या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नॉट सब्जेक्ट टू एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन। अगर आपके पास कैश पड़ा है या आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है तो वो नॉर्मली आपकी करंट एसेट्स ही होगी, उसका रियलाइजेशन ही होता है। करंट लायबिलिटी सेम है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में वो सेटल हो जाएगी। होल्ड करना है, हम हेड किस लिए कर रहे हैं, प्राइमरी ट्रेडिंग के लिए 12 महीने के लिए। और नो राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ एट द रिपोर्टिंग पीरियड। आप उससे तो डेफर नहीं कर सकते 12 महीने से ज्यादा। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, डेफिनेशन में आ जाते हैं करंट एसेट्स और लायबिलिटी के। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, प्रेजेंटेशन ऑप्शंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। आपको जो IAS है अलाउ करता है दो प्रेजेंटेशन की। पहला सिंगल स्टेटमेंट कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप एक सिंगल स्टेटमेंट दो जिसमें आप कंबाइंडली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो, उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दो। दूसरा पॉइंट सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मुझे लगता है आपको पता होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या फिर आपको इसको गूगल या किसी पे सेपरेटली हम इसका वीडियो अगर देखते हैं आगे बना देंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो को देने के लिए। बाकी मुझे लगता है जिन लोगों ने ये NDS IFRS ये सब पढ़े हैं तो उन्हें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगी। लास्ट, अब उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, इनकम एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन। जितने भी इनकम और एक्सपेंस होंगे वो रिकॉग्नाइज कैसे होंगे, वो रिकॉग्नाइज होंगे मस्ट बी प्रेजेंटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। या तो वो स्टेटमेंट ऑफ PL में आएंगे या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसमें आएगा। इन दोनों के अंदर अलावा कुछ नहीं आएगा। आइटम जो कि रिकॉग्नाइज हो जाएगी इन ए पीरियड इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस सेशन अनलेस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू परमिट अनदर ऑफ IFRS स्टैंडर्ड। जो भी आइटम रिकॉग्नाइज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस सेक्शन में हो जाएगी अगर कोई थी किसी और IFRS में उसका रिकॉग्निशन नहीं है। अगला पॉइंट, इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जो भी आइटम प्रेजेंट होंगी OCI में वो उसका इफेक्ट नहीं होगा अर्निंग पर शेयर पर, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन पर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। टैक्स रिलेटेड टू OCI वो शो करे जा सकते हैं सेपरेटली इन लाइन आइटम और नेटेड ऑफ अगेंस्ट द कंपोनेंट ऑफ OCI। आप क्या करो, लाइन आइटम में शो कर दो या फिर OCI के कंपोनेंट अदर कंपोनेंट्स आपके पास है उससे नेट ऑफ कर दो। और इसका डिस्क्लोजर भी दे दो नोट्स अकाउंट्स में जो भी चीज आप इसमें ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सर्टेन आइटम मस्ट बी प्रेजेंट इन लाइन आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी इंक्लूड इन नोट्स। कुछ चीजें होती हैं जो आपको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी होती है। जैसे कुछ चीजों के लिए आप अजम्पशन यूज करते हो कि हम लोग इसको क्या करते हैं लाइन आइटम में शो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो आप उसे नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करोगे। जो डिस्क्लोजर होता है वो क्या करता है कि और ज्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग को बनाता है, वो चीजों को और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। तो द डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड अ कंप्लाइंग commentaries
और रिपोर्ट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। आप क्या है कि डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट उसके साथ अटैच करोगे, उसके साथ जो भी कमेंट्री आएगी उसके अंदर वो चीज़ें डाल दो, अगर कुछ और नहीं लिखा है कहीं भी। मैनेजमेंट जजमेंट एंड अजम्पशन ये भी डिस्क्लोज करनी होती है, एंटिटी को डिस्क्लोज करनी होती है कि सिग्निफिकेंट जजमेंट जो भी मैनेजमेंट ने ली है वो अप्लाई की जाती है अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसी वो अप्लाई करते हैं, और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस आते हैं वो चीज़ें सारी की सारी यहाँ पर डिस्क्लोज की जाएंगी। की अजम्पशन जो कि फ्यूचर के लिए, और सोर्सेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, जो उस अनसर्टेनिटी को समझने के लिए, जो भी अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए आपने क्या किया है कि कुछ चीज़ें यूज़ की हैं, अजम्पशन यूज़ की हैं, उसको डिस्क्लोज करेंगे। स्पेसिफिकली दोज पोजिंग द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल जजमेंट। मटेरियल जजमेंट आपने लिया है, सपोज करो कि आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, स्टॉक की वैल्यूएशन में बहुत सारा सामान ऐसा होता है जिनकी मार्केट में वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैनेजमेंट अज्यूम करता है कि हमें फर्दर कोई नए प्रोजेक्ट को लगाने के लिए इनका यूज़ करना है और बाद में खरीदनी पड़ेगी, इसलिए हम उसकी जो वैल्यूएशन है एट कॉस्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट की जजमेंट है, अगर मैनेजमेंट ने जजमेंट लिया कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर आपने लिया है तो ये डिस्क्लोज करना होगा। अगर आपने और कोई भी जजमेंट ली है, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड आपने क्या यूज़ किया है, अगर वो आपके स्टैंडर्ड से फॉल करता है या फिर आप कोई डिफरेंट लेना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे फायर हो गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो गई कि अनसर्टेनिटी सामने आई, उसको मेज़र करने के लिए जो भी आप एजम्पशन यूज़ करोगे, जो भी आप चीज़ें यूज़ करोगे, गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हो रहा है, तो जो भी उस अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट ने जो भी एजम्पशन यूज़ किया है उसको डिस्क्लोज करेंगे। अगला पॉइंट आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। रिक्वायरमेंट फॉर प्रेजेंटेशन, हमें प्रेजेंटेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मस्ट बी इंक्लूड क्या क्या, अदर टोटल जो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है फॉर द पीरियड विद अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और नॉन पेरेंट इंटीग्रिटीज। वो पेरेंट या नॉन पेरेंट इंटीग्रिटीज में नॉन कंट्रोलिंग इंटीग्रिटीज जो कि आपकी क्या होती है कि आप क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं आपके पास जिसमें कि आपका इंटरेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो स्टैंड अलोन का, तो उसके अंदर क्या करते हो आप दो चीज़ें डालते हो कि आपके पास कंट्रोलिंग कितनी है और नॉन कंट्रोलिंग कितनी है सामने वाली सब्सिडरीज की। तो जब आप उसको कंसोलिडेट करके अपने साथ में लेके आते हो तो साथ में लेने के बाद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी होता है आपका, और जो आपका कंट्रोलिंग होता है वो तो आपके साथ टोटल 100% आप मर्ज करके नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को निकालते हो। तो उसका डिस्क्लोजर देना है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का इम्पैक्ट कैसे आता है पेरेंट में और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में, दोनों में क्या आ रहा है। दूसरा पॉइंट इफेक्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और रीस्टेटमेंट ऑफ IAS 8। अगर कोई चीज़ रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट कर रही है अकाउंटिंग पॉलिसी को, या फिर आप रीस्टेटमेंट कर रहे हो IAS 8 का, कोई चीज़ रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट को, फाइनेंशियल को, तो आप उसे डिस्क्लोज करेंगे। रिकन्सिलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट ईच ऑफ इक्विटी कंपोनेंट, जितने भी इक्विटी कंपोनेंट है आप उसको क्या करोगे, रिकन्सिलेशन करोगे। कैसे, जैसे आपने क्या है, आपने 10 कंपोनेंट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपका कोई सब्सिडरी है, कोई आपकी एसोसिएशन है, कोई आपकी जॉइंट वेंचर है, हो सकता है कि आपने उसमें इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज की हो, तो उसको भी रिकनसाइल करना होगा। एंड एनालिसिस ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है उसका एनालाइजिंग हम करेंगे, हम मैंने बताया था सेपरेटली उसको देखेंगे, तो एक एनालिसिस ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पर हम डिस्क्लोज करेंगे। नोट्स नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होते हैं, नोट्स प्रोवाइडेड एडिशनल कंटेंट कॉन्टेक्स्ट एंड डिटेल, जो नोट प्रोवाइड किए जाते हैं एडिशनल कंटेक्स्ट एंड डिटेल,
जो कि इन्हेंस करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए। और उसमें जो डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया होता है, कोई पॉइंट में आपको लगता है कि इसका एडिशनल डिस्क्लोजर देना चाहिए, तो वो चीज़ आती है। कोई चेंज इन पॉलिसी हो रही है, कोई चेंज इन मेथड हो रहा है, वो चीज़ डिस्क्लोज की जाती है। मस्ट बी इंक्लूड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है, एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, लाइन आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सारी की सारी डिस्क्लोज की जाती है। नोट्स जो कि इसेंशियल है, प्रोवाइडिंग कंप्लीट पिक्चर ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस, इसेंशियल होते हैं प्रोवाइड करने के लिए कंप्लीट पिक्चर ऑफ एंटिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरीके का हमारे साथ हमारा एक डिटेल और एक कॉम्प्रिहेंसिव, जो कह सकते हैं कि उतना कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन नहीं, हमारा एक एट ग्लांस रिवीजन होता है कि हमें शॉर्टली एक चीज़ को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में आती हैं, डिटेल में उसकी अजम्पशंस होती हैं, डिटेल में इसकी पोजीशन होती है, लेकिन आपको अगर एक फास्ट रिवीजन की ज़रूरत है या फिर एक नॉलेज की ज़रूरत है छोटे से टाइम फ्रेम में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला IFRS 13, अगला हम स्टैंडर्ड पे चलते हैं। IFRS 13 फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के अंदर क्या होता है, पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड मोस्ट एडवांटेज ऑफ मार्केट। दूसरा, फेयर वैल्यू मेजरमेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, वैल्यूएशन टेक्निक मेड, वैल्यूएशन टेक्निक एंड हायरार्की, एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फाइनेंस डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू, सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ फेयर वैल्यू। IFRS 13 ने डिफाइन किया है फेयर वैल्यू क्या होती है, प्राइस रिसीव टू सेल एंड एसेट्स, आपने एसेट्स को सेल कर दिया, उससे जो आपको पैसे मिले वो फेयर वैल्यू। या फिर और, पे टू ट्रांसफर ए लायबिलिटी इन ए ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन। एक ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि मैं अपने फ्रेंड को कोई चीज़ देता हूँ, मैं अपने रिलेटिव को कोई चीज़ देता हूँ, या फिर मैं अपने एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को कोई चीज़ देता हूँ, तो बायस हो सकती है। लेकिन मैं अगर ओपन मार्केट में वो चीज़ लेकर के जाता हूँ, सपोज करो मैं एक अपना लैपटॉप लेकर के जाता हूँ ओपन मार्केट में, लैपटॉप की मार्केट में लेके जाता हूँ, लक्ष्मी नगर में लेके जाता हूँ, नेहरू प्लेस में लेके जाता हूँ, दिल्ली के अंदर ये दो मार्केट है, या फिर किसी और स्टेट की अदर कंप्यूटर मार्केट में लेके जाता हूँ, तो कोई अननोन पर्सन मेरी चीज़ को कितने में परचेज कर लेगा, या फिर किसी अननोन पर्सन को मैं अपनी चीज़ कितने में सेल कर दूंगा। यही चीज़ है कि फेयर वैल्यू। दूसरा पॉइंट, प्राइस इज रेफर टू एज एग्जिट प्राइस, emphasize a market base measurement rather than the entity specific one। एग्जिट प्राइस क्या होता है, किसी चीज से बाहर निकलने के लिए एग्जिट प्राइस, एग्जिट प्राइस मतलब ये लास्ट प्राइस होता है कि अगर आप कबाड़ के भाव भी इसको बेच दें तो ये इतना आपको मिल जाए। तो अगर उसकी कोई मार्केट उपलब्ध नहीं है, कोई मार्केट में उसको लेता नहीं है, तो अगर हम इसकी अदरवाइज उसको बेचें तो कितना में वो चीज़ बिक जाएगी। तीसरा पॉइंट, फेयर वैल्यू फोकस करता है एग्जिट प्राइस पे और कंसीडर करता है मार्केट कंडीशन एट मेजरमेंट डेट, मतलब उस पर्टिकुलर डेट पर क्या एग्जिट प्राइस है, फेयर वैल्यू उस पर फोकस करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, मार्केट पार्टिसिपेशन एंड कंडीशन। सबसे पहले फेयर वैल्यू की जो मेजरमेंट होती है, अज्यूम की जाती है ट्रांजेक्शन अकर बिटवीन द अनरिलेटेड, नॉलेजेबल और विलिंगनेस पार्टी। ठीक है, फेयर वैल्यू की जो मेजरमेंट होती है, अज्यूम की जाती है ट्रांजेक्शन बिटवीन द अनरिलेटेड, अनरिलेटेड के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही हो, या फिर नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेजेबल जो पर्सन उसको किस तरीके से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, आइटम में नॉलेज हो बंदा। विलिंग पार्टी मतलब जेन्युइन पार्टी होनी चाहिए, उसके साथ वो ट्रांजेक्शन हो रही है। मेजरमेंट का जो रिफ्लेक्ट है, मेजरमेंट का जो रिफ्लेक्ट है, अजम्पशन है, मार्केट पार्टिसिपेट, जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं वो यूज किया जाएगा
व्हेन प्राइसिंग ऑफ एसेट्स कंसीडरिंग रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो प्राइस ऑफ एसेट्स का वो अगर रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक में होना चाहिए, यानी कि आप कैसे मेजर करते हो उसकी अजम्पशंस। तीसरा पॉइंट, ट्रांजेक्शन्स जो भी होंगी, जो अकर होंगी इन्हें प्रिंसिपल मार्केट में, प्रिंसिपल मार्केट में होंगी। इफ अब्सेंट होती है अगर प्रिंसिपल मार्केट, तो जो भी मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट होगी उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी को मेजर करेंगे। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट्स। अगर प्रिंसिपल मार्केट मतलब मेन मार्केट, अगर मेन मार्केट उपलब्ध नहीं है तो कौन सी मार्केट या कौन सी जगह ऐसी उपलब्ध है, क्योंकि उसके बाद आती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल मार्केट, जो कि डिफाइन की है मोस्ट लिक्विड मार्केट फॉर द एसेट्स एंड लायबिलिटी। आप जाओ अपना मोबाइल लो और किसी शॉप पर जाके दे दो और पैसे ले लो, तो हर कोई चीज इस तरीके से नहीं बिक सकती। सोना लो, उठाओ, सुनार की दुकान पे जाओ, पैसे ले लो। इतनी लिक्विड मार्केट हर आइटम की नहीं होती है। मैनी केसेस में प्रिंसिपल मार्केट एंड मोस्ट एडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस मार्केट जो होती है आर सेम, दोनों सेम होती है, सिंप्लीफाइंग द वैल्यूएशन प्रोसेस। फिर फेयर वैल्यू नॉट एडजस्ट फॉर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को फेयर वैल्यू से एडजस्ट नहीं करेंगे। एज दिस कॉस्ट आर नॉट इनहेरेंट फीचर, फिर इनहेरेंट फीचर नहीं है कि ये होगी एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए। अगर उसका कोई इनहेरेंट नेचर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। However, transaction cost may be considered when determining the most advantageous market for the assets or liability. Transaction cost may be considered when determining the most advantage market for the assets and liability. अगर ऐसा लगता है कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ट्रांजेक्शन जो कॉस्ट हमारी है वो क्या है डिटरमाइन की जा सकती है, और ऐसा होना जरूरी है कि बिना उस ट्रांजेक्शन कॉस्ट के हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते, तो वो पार्ट बनेगी। फेयर वैल्यू मेजरमेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, फेयर मार्केट, फेयर वैल्यू मेजरमेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। अगर आपके पास कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है उसका मेजरमेंट कैसे हो? सबसे पहला पॉइंट, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज कंसेप्ट। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ लायबिलिटी। पहला पॉइंट है हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज कंसेप्ट। सबसे पहला, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की जो फेयर वैल्यू की मेजरमेंट होगी वो हाउ द एसेट्स कैन बी यूटिलाइज, आप उस एसेट्स को कैसे यूटिलाइज करते हो उस पे। दूसरा पॉइंट, इवेल्युएट द एबिलिटी ऑफ मार्केट, मार्केट की एबिलिटी को इवेल्युएट करके पार्टिसिपेंट टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट बाय यूजिंग एसेट्स इट्स हाईएस्ट बेस्ट यूज। आप क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो कि मार्केट की क्या एबिलिटी है और उसमें कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस चीज का मिलता है। जैसे मैं अगर अपने लैपटॉप का यूज करता हूँ, इससे कितनी इनकम जनरेट कर लेता हूँ, कितना इकोनॉमिकली से यूज कर लेता हूँ। अगला पॉइंट, दिस फाइनेंशियल अप्रोच इंश्योर, ये इंश्योर करती है वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट इन एसेट्स ऑप्टिमल यूज इन द मार्केट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, मैनेजमेंट लायबिलिटी। मैनेजमेंट की क्या लायबिलिटी है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट लायबिलिटी अज्यूम दैट द लायबिलिटी ट्रांसफर एंड मेजरेबल डेट, मेजरमेंट डेट, जो भी लायबिलिटी ट्रांसफर होगी, जो मेजरमेंट डेट पे जो भी लायबिलिटी होगी उसको जो भी होगा मैनेजमेंट होगा इससे फेयर वैल्यू पे मेजर करेगा। जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट एक्यूरिंग दैट द लायबिलिटी इज देन द ऑब्लिग टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन विच इम्पैक्ट द वैल्यूएशन प्रोसेस। जो मार्केट पार्टिसिपेंट जो भी लायबिलिटी होगी ऑब्लिग फुलफिल द ऑब्लिगेशन, जो भी ऑब्लिगेशन उसके होंगे, जो मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो ऑब्लिगेशन होंगे तो वो उनको फुलफिल करेगा, और वैल्यूएशन के जो भी प्रोसेस होंगे उनको हमें फुलफिल करना पड़ेगी। वैल्यूएशन टेक्निक एंड हिरार्की, वैल्यूएशन की क्या टेक्निक होती है और उसकी क्या हिरार्की होती है। पहला पॉइंट, 3 लेवल ऑफ हिरार्की होती है इनपुट्स की। जो वैल्यूएशन अगर आपको करना है तो सबसे पहले उसमें इनपुट देना पड़ेगा।
IFRS 13 जो कि स्टैब्लिश करता है 3 लेवल ऑफ हियरार्की ऑफ इनपुट यूज इन द वैल्यूएशन टेक्निक। पहला लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल होंगे। पहला है लेवल 1 कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पर आप फ्रिक्वेंटली किसी भी चीज को सेल कर सकते हो। यानी कि मोस्ट आइडेंटिकल गुड्स को अगर आप सेल करने जाते हो, जैसे मेरा ये लैपटॉप है, इसका जो वर्जन है उस वर्जन पे, जो वर्जन जैसे i5 मेरा चल रहा है, i5 का जो मॉडल है, सेम मॉडल कितने का बिक रहा है उसे बोलते हैं आइडेंटिकल गुड्स की प्राइस, उसे ही बोलते हैं कोटेड प्राइस। लेवल 2 इनपुट अदर देन द कोटेड प्राइस। इनपुट ऐसे हैं जिसका कोटेड प्राइस नहीं है, इंक्लूड द लेवल 1 दैट आर ऑब्जर्वेबल फॉर द एसेट्स एंड लायबिलिटी। तीसरा पॉइंट लेवल 3 अनअब्जॉर्वेबल इनपुट। आप ऐसा इनपुट है जो कि अनअब्जॉर्ब्ड है, जो आपकी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। एसेट्स एंड लायबिलिटी रिक्वायर्ड मोर सब्जेक्टिव जजमेंट। आपको मोर सब्जेक्टिव जजमेंट उसका लगाना होगा, जो कि जैसे प्रोफेशनल जजमेंट हम लगाते हैं एज ए ऑडिटर, वैसे ही आपको उसमें देखना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट, अगर अवेलेबल तरीकों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। ठीक है। वैल्यूएशन टेक्निक। वैल्यूएशन टेक्निक में सबसे पहले एंटिटी यूटिलाइज करती है वेरियस वैल्यूएशन टेक्निक एंड मेजर टू वैल्यू इंश्योरिंग द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जिसमें 3 प्राइमरी वैल्यूएशन अप्रोच होती है। पहली अप्रोच क्या होती है? इनकम अप्रोच। ये टेक्निक ऐसी है, कन्वर्ट करता है फ्यूचर अमाउंट को टू ए सिंगल करंट अमाउंट, फ्यूचर अमाउंट को टू ए सिंगल करंट अमाउंट रिफ्लेक्टिंग एक्सपेक्टिंग कैश फ्लो। दूसरा मार्केट अप्रोच। ये टेक्निक होती है जो लीवरेज प्राइस एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट ट्रांजेक्शन टू स्टैब्लिश फेयर वैल्यू। ये टेक्निक ऐसी होती है, लीवरेज प्राइस और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट ट्रांजेक्शन। वो क्या करती है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मार्केट में क्या लीवरेज चल रहा है उस चीज का, उस ट्रांजेक्शन का, उसको। कॉस्ट अप्रोच। ये जो टेक्निक होती है, वो टेक्निक क्या होती है? रिफ्लेक्ट करती है करंट अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द सर्विस कैपेसिटी ऑफ द एसेट्स। तो टेक्निक क्या होती है जो कि क्या करती है? करंट अमाउंट जो भी रिक्वायर्ड होता है रिप्लेस सर्विस कैपेसिटी एसेट। आपने जो चीज कितने में खरीदी, कितने में आपने उस पर पैसे लगाए, या कितने उसमें आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लगाए, वो कॉस्ट टेक्निक होती है। एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक। यूज मल्टीपल टेक्निक्स। मल्टीपल टेक्निक्स एंटिटी क्या कर सकती है? एम्प्लॉय कर सकती है मोर देन वन वैल्यूएशन टेक्निक। दूसरा फ्लेक्सिबली अलाउड फॉर ए मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेयर वैल्यू। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अकोमोडेटिंग अकोमोडेटिंग डिफरेंट मार्केट कंडीशन एंड एसेट्स कैरेक्टरिस्टिक। हम क्या करते हैं? मल्टीपल टेक्निक्स को यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने वैल्यूएशन को अलग अलग एसेट्स को, अलग अलग लायबिलिटीज को अलग अलग मेथड पे मेजर करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है? चॉइस ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक कैन बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑफ फेयर वैल्यू मेजरमेंट। आपने जो वैल्यूएशन के लिए चॉइस की है, जिस टेक्निक को चॉइस किया है, वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है फेयर वैल्यू के मेजरमेंट में। दूसरा, एंटिटी मस्ट कंसीडर द कंटेक्स्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्लूडिंग मार्केट। जो भी एंटिटी है वो क्या करेगी? कंसीडर करना चाहिए एसेट्स एंड लायबिलिटी को, इंक्लूडिंग मार्केट कंडीशंस को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। पार्टिसिपेंट वेर बिहेवियर व्हेन सेलेक्टेड एप्रोप्रिएट टेक्निक। Conclusion, fair value measurement. Fair value measurement under IFRS 13 is a critical impact on financial reporting. इसका एक critical impact रहता है financial reporting में. Provided transparency and consistency. ये क्या करता है? Provide करता है transparency और consistency को. उसके बाद understanding definition, market dynamic and valuation technique is essential for the accurate financial reporting and compliance with IFRS स्टैंडर्ड। तो ये हमारा अगला इंडेस हो गया, जिसका कंक्लूजन हो गया। मुझे पता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक ग्लांस है। इसके साथ हमारा अगला इंडेस हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमारा होगा IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर।
तो हमने कस्टमर से जो भी हमारे को रिसीव हो रहा है, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं, जो भी हम गुड सेल कर रहे हैं, कब कैसे उसका रिवेन्यू रिकॉग्निशन करना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका रिवेन्यू रिकॉग्निशन करना है, वो हम इसमें देखेंगे।